हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लेंगे मेरी आवाज़ आ रही है? इज़ एवरीथिंग ओके? चलिए भाई, प्लीज़ मेक श्योर एम आई ऑडिबल टू यू। ये आप लोग का नहीं हुआ है ना पक्का? ये मैं नहीं कराया हूँ ना? अपन गवर्नर जनरल और वाइसराय नहीं पढ़े हैं, राइट? तो आज पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो अच्छा, एक हिंदी एक इंग्लिश में है और एक ओके, ऑलराइट। चलिए ना, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेट हम कर लेंगे, नो इश्यूज। ठीक है। हम्म। चलो भाई, तो शुरू करें क्या बिना किसी देरी के? ठीक है, आइए। हम्म। चलो तो भारत के हम गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं। बिफोर दैट कि हम यहाँ पे शुरुआत करें, आपको जो एक महत्वपूर्ण चीज हम बता दें, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। महत्वपूर्ण चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट हियर। भाई, गवर्नर जनरल और वाइसराय, इसकी पहले आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? 1765 1765 में प्लासी का युद्ध खत्म हो रहा है और 1765 में एक संधि होती है। उस संधि को आप क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। दो संधियां हुई थी, है ना? 12 अगस्त और 16 अगस्त को। इन संधियों के तहत कहा गया था सम्राट शाह आलम को, द्वितीय को, कि भैया तुम चुपचाप पेंशन लो और घर बैठो, तुमको फालतू के नौटंकी में पड़ने की जरूरत नहीं है। शुजाउद्दौला से कहा गया था, भैया तुमने हमारे साथ लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, मतलब तुमने हमारे खिलाफ लड़ा, अब उसका तुमको सजा भुगतना पड़ेगा। और इस संधि के साथ, है ना, ये बंगाल का अपने आप को गवर्नर बोल देता है, बंगाल वाले रीजन पे अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और 1765 में बन जाता है बंगाल का गवर्नर, अपने आप को बंगाल का गवर्नर साबित करता है। आई एम द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। क्या बन गया भाई? ये जीबी, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में एक एक्ट आता है, 1773 में। पहली बार इसमें अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने, अंग्रेजों का मतलब ब्रिटेन में रहने वाले, कंपनी का मतलब इंडिया में रहने वाले, प्लीज कंफ्यूजन मत होना, मैं बार बार बोलता हूं, 1857 तक, 1857 तक कंपनी का मतलब होता है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटेन का मतलब होता है ब्रिटेन, जो कि वहां पर है यूके में। तो ब्रिटेन ने पहली बार कंपनी पर अपना सिकंजा कसा और एक एक्ट आया जिसको बोला गया भैया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहली बार यहां पर रेगुलेट कर दिया गया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या बोला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है ना, समझना, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। अब इसका यह मतलब हो गया कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास और आपका बंगाल, यानी कि तीन अलग अलग क्षेत्र थे जी। ये देखिएगा, ये तीन अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे। ये आपका हो जाता था बॉम्बे, ये होता था मद्रास और ये होता था बंगाल या कलकत्ता। और कहा गया कि अब ये दोनों इनके अधीन होंगे, मतलब ये सुप्रीम हो जाएगा। तो इसको बना दिया गया था बंगाल। समझ आ रहे? क्योंकि बंगाल इसके अधीन था। तो यहां पर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर होता क्या है सर? 1733 आ जाता है, 1733। तब तक इन लोग क्या कर चुके थे? सॉरी, 1700 बोलता हूं, 1800 ना, 1833। 1833 आ चुका था, तो 1833 के आते आते लगभग सिख को छोड़ के सब चीज को जीत चुके थे। सब चीज को बोले तो किसको किसको जीत चुके थे? इन लोग जीत गए थे बंगाल, इन लोग जीत गए थे महाराष्ट्र यानी कि मराठा, इन लोग जीत चुके थे मैसूर। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया, तीन प्रेसिडेंसी तो पूरी कवर हो ही चुकी थी इनकी, याद करो। 1833 के आते थे, बंगाल, मैसूर, मराठे पूरे जीत चुके थे। इसका मतलब है कि यार अब तो हम इंडिया के स्वामी हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं होता, अब हम करेंगे। 1833 के एक्ट के तहत बोला गया कि अब हम कहलाएंगे भारत के गवर्नर जनरल। क्या कहलाएंगे? भारत का गवर्नर जनरल। बोले तो GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर GGB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ आ रहे हैं छोटी छोटी चीजें जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, है ना? दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने कहा बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर है बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल।
और उसके बाद एक विप्लव होता है, क्रांति होती है 1857। इस 1857 की क्रांति के बाद फिर एक अलग से एक अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें इनको कहा जाता है कि भैया अब हम भारत का गवर्नर जनरल नहीं, अब हम कहलाएंगे भारत का वायसराय। क्या? भारत का वायसराय। वायसराय यानी कि वॉइस ऑफ द रॉयल अथॉरिटी। ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे? अब वायसराय कहलाएंगे। तो ये आपके सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। क्या क्या कहा? पहले बंगाल का गवर्नर हुआ 1765 में। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो यही बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। फिर इसके बाद की चर्चा हमने करी तो यहां पर आपका क्या बना सर? इसके बाद जो हमने देखा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद 1858 में जो बन जाते हैं ये भारत के वायसराय बनेंगे। और जब भारत आजाद हो जाएगा तो फिर वहीं पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल फिर बन जाएंगे, और फिर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और सिर्फ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो हम लॉर्ड माउंट बेटन को हम यहां पर देखेंगे या पढ़ेंगे। ये कहानी क्लियर है कि सभी को? एक बार बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहानी क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन आते हैं, फटाफट हम इसको लिखते चलते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको पूछा जाता है कि यार बंगाल का जो गवर्नर है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? लास्ट गवर्नर। तो देखना, हमेशा याद रखना, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो लास्ट गवर्नर होगा, बंगाल का लास्ट गवर्नर होगा, यही कौन होता है आपका? वॉरेन हेस्टिंग होता है। कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग। तो जो यहां पर लास्ट होगा वो यहां का पहला होगा, यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। वैसे ही बोला जाएगा कि यार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा सर? यहां पर याद रखना कौन हो जाएगा यहां पर? विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। तो अगर ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, यानी कि भारत का पहला वायसराय भी यही होगा। तो भारत का पहला वायसराय भी विलियम बेंटिक रहेगा। जो यहाँ का लास्ट है वो यहीं का, मतलब जो ऊपर का लास्ट है यहाँ का पहला होता है। ठीक है, फिर वैसे आपसे पूछा जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी हाँ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की मैं बात कर लेता हूँ। सो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा यहाँ पे? इसमें लाइक पराधीन भारत में, डिपेंडेंट इंडिया में, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका अंतिम की हम बात करते हैं? लास्ट। तो लास्ट वाला जो बंदा हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और चूंकि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसलिए यही भारत का पहला वायसराय भी बनेगा, भारत का पहला वायसराय भी बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी होंगी, अभी पढ़ेंगे तो और चीजें समझ आ जाएंगी। आप केवल इतना इसको बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर बना के रखिएगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे गवर्नर जनरलों के बारे में। तो ये आप सभी को क्लियर है क्या? एक बार देख लो भाई, इसको फटाफट डाउनलोड मतलब बना लो, इसको लिख डालो, लिखने के बाद बता देना, लिखने के बाद बता देना, हो जाने के बाद बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वंस यू डन प्लीज लेट मी नो सर हो गया करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर यस, रॉबर्ट क्लाइव, यस बिल्कुल। हो गया सभी का? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, हम वन बाय वन लिखते चलते हैं। कुछ नहीं है, देख लो भाई, सबसे पहले क्या बताया आपको? बंगाल का गवर्नर, सिंपल, बंगाल का गवर्नर 1765 कौन बना भैया? रॉबर्ट क्लाइव बना। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। दूसरा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। कब? 1773 में। उसके बाद यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? यही होगा, वॉरेन हेस्टिंग ही होगा। फिर हम आते हैं 1833 में, बंगाल के गवर्नर जनरल पद को हटा दिया गया, बन गया क्या? भारत। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन रहा है? विलियम बेंटिक बन रहा है। तो जब ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है तो यही क्या होगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, फिर आ गए हम 1858 में। 1858 में क्या हुआ? अब गवर्नर जनरल शब्द को हटा के बना दिया वायसराय।
तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। जब ये भारत का पहला वायसराय है, इसका मतलब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होगा। ठीक, कौन? यहां पर लॉर्ड कैनिंग। दैट्स इट। चलो आगे देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं यहां से। तो पहले सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। देखो देखो बेटा, आप लोग को टेबल नहीं बनाना है, सिंपल आप नाम लिखना और नाम के नीचे उसकी घटनाओं को आपको लिखते चलना है। इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, नो इश्यूज फॉर दैट। तो सबसे पहले जो बंदा था रॉबर्ट क्लाइव, 57 to 60 और 65 to 67, ये 2 साल के लिए, 2 बार के लिए यहां पर रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके समय की जो घटनाक्रम है वो कौन है? 1757 प्लासी का युद्ध। याद करिए। अब आपको छोटी छोटी चीजों को कुछ नहीं करना है एक्चुअली, यहां पर गवर्नर जनरलों के नाम या वाइसरायस के नाम और उसके बाद उससे संबंधित कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, केवल वही आपको लिखने, दैट्स इट। और कुछ करना नहीं है ना। इसके अलावा अपनी को और करना कुछ है नहीं। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यार ये जो बंदा है 1757 का युद्ध में क्या हुआ था, इसने पार्टिसिपेट किया था प्लासी के युद्ध में। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। मतलब उसी के समय तो हुआ ना, उसी ने करवाया था, राइट। इसके अलावा सर इसी के समय बंगाल में द्वैध शासन, याद रखना, बंगाल में द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट भी इसी के समय आया था। डुअल गवर्नमेंट इसी के समय आया था। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या है पूछना मत भाई, सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ये सारी चीजें हमने पहले ही कवर कर रखे हैं, राइट। तो इसी के समय डुअल शासन, द्वैध शासन आता है, जिसमें एक साइड होता है राजस्व लेने वाला जिसको बोला गया नवाब, नवाब और उपनवाब, और एक साइड हो जाता है जो संस्था संभालेगा, अर्थात जिसके पास निजामत होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, वो होता है आपका नवाब। तो उपनवाब यानी कि अंग्रेज अधिकारी और नवाब यानी कि कोई इंडियन। तो इंडियंस के अधिकार यहां पर छीन लिए जाते हैं। दूसरा सर इन्हीं के समय होता है बक्सर युद्ध के बाद जो होगा, बक्सर युद्ध इनके समय नहीं होगा, बक्सर युद्ध होता है वेंसीटार्ट के समय, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बक्सर का युद्ध इनके समय हुआ था, बोले ऐसा नहीं है भाई, ये खुद समझिए ना यार, ये तो 60 में चला गया, 60 में वापस चला जाता है, उसके बाद 64 में लड़ाई लड़ी जाती है बक्सर का वेंसीटार्ट के समय। जब वेंसीटार्ट के समय लड़ाई लड़ी जाएगी तो अंग्रेज वापस इसको भेजते हैं, भैया देखो बात ऐसी है, वो लड़ाई हार चुके हैं, जाओ तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुम तो साला बिना युद्ध जीते तुम युद्ध जीत सकते हो, अभी तो हम लोग फिलहाल युद्ध जीते हैं, जाओ कुछ संधि वंधि करके आओ करके। तो वापस इसको भेजा जाता है एज अ गवर्नर बना के। तो बंगाल का शासन के रूप में वापस आता है। तो बेटा याद रखना 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। अब आपने 2 संधि यहां पर पढ़ी है, मैंने पढ़ाई याद करिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 2 ट्रीटीज। फर्स्ट जो ट्रीटी होती है, पहली संधि होती है 12 अगस्त को हो रही है, और दूसरी संधि हो रही है 16 अगस्त को हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लास की शुरुआत में चर्चा भी करी थी। तो 12 अगस्त की जो संधि होती है क्लाइव और साथ ही साथ किसके बीच? शाह आलम द्वितीय के बीच। बंगाल और बिहार से बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट्स इनसे लिया जाता है और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र इनको दे दिया जाता है शुजाउद्दौला से लेके। कहा जाता है कि भैया आप 35-36 लाख लीजिए सालाना और चुपचाप घर में बैठिए। वही दूसरी ओर कहा जाता है किसको? शुजाउद्दौला के साथ संधि होती है और इसको कहा जाता है कि भाई तुमको कुछ नहीं करने का है, तुम मुझे बस 50 लाख हर्जाना दे दो भाई युद्ध का, और तुम अपने यहाँ मेरे यहाँ मतलब तुम अपने यहाँ मेरी आर्मी रखने के लिए परमिट कर दो, दैट्स इट। तो ये किसके बारे में था सर? ये था तुम्हारा शाह आलम द्वितीय के साथ, शुजाउद्दौला के साथ हुई संधियां। श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी, ये लिख लीजिएगा, व्हाइट म्यूटिनी। भारतीय इतिहास में व्हाइट म्यूटिनी 3 बार हुए थे। ये पहला श्वेत विद्रोह है, बाकी दूसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा देखेंगे। पहला श्वेत विद्रोह इसके समय हो रहा है जब यहाँ पे सेना के लोग थे, इन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। खुद ब्रिटिश आर्मी के लोग रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ विद्रोह किए थे, उसको पहला व्हाइट म्यूटिनी बोलेंगे। दूसरा व्हाइट म्यूटिनी कैनिंग के समय देखेंगे, द्वितीय श्वेत विद्रोह, और तीसरा देखेंगे हम लोग एल्बर्ट विल विवाद को, मतलब लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, चलिए वेंसीटार्ट के बारे में कुछ खास नहीं, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। फिर देखते हैं कर्टियार, दिस इज ऑल्सो नॉट सो इंपॉर्टेंट। बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 का, द ग्रेट फेमाइन ऑफ द बंगाल, याद रखना, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। बंगाल में बहुत खतरनाक स्तर का जो अकाल आया था वो इन्हीं के समय आया था, कर्टियार के समय। कर्टियार याद रखना, एकदम जिंदगी काटने नहीं बन रहा था, इसलिए क्या याद रखना, कर्टियार। ठीक है, कट रही थी जिंदगी खाली, ठीक, तो इसलिए कर्टियार। फिर चलते हैं बेटा वॉरेन हेस्टिंग। अब आप बोलोगे सर वॉरेन हेस्टिंग को आपने 2 बार क्यों लिखा है? सर ये तो गलत बात है, वॉरेन हेस्टिंग को आपने 2 बार क्यों लिखा है? भैया 2 बार लिखने के पीछे का रीजन समझना। वॉरेन हेस्टिंग, क्या नाम है इसका भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड है, एक तो 72 से 74 में एज अ बंगाल का गवर्नर है, और 74 से 85 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। समझ आ रहा है क्या? यहां पर सिर्फ ये बंगाल का गवर्नर के रूप में है, यहां पर क्या बन जाएगा, ये गवर्नर जनरल बन जाएगा, यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आते इसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया। इसने क्या कर दिया, डायरकी इसने फिनिश कर दिया, बोला कि भाई द्वैध शासन की नीड ही नहीं है, हटाओ द्वैध शासन। ठीक, तो सबसे पहले इन्हें डायरकी ने डुअल गवर्नमेंट, डायरकी तो बाद में पढ़ेंगे, डुअल गवर्नमेंट इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया।
इसने डुअल गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, क्लाइव के द्वारा, उसको एबॉलिश किया। दूसरा भाई, इसने फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना कर दी 1772 में। कौन कौन सा कोर्ट, एक को बोलते हैं क्राइम कोर्ट और एक को बोलते हैं हम लोग सिविल कोर्ट। क्राइम का मतलब कई बार बता चुका हूं, अगर आपने किसी की हत्या कर दी, अगर आपने किसी का मर्डर किया, किसी का रेप किया, तो ये सब किस में आते हैं, तुम्हारे क्राइम के अंतर्गत आता है। तो आपराधिक मामले जो होते हैं उसके लिए कोड बनाया इसने, जिसका क्या बोला गया, क्राइम कोड। फौजदारी, सिविल मामले अर्थात पैसा, संपत्ति, जमीन जायदाद, ठीक है, इन सबसे संबंधित जो कहानियां होती है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, या फिर तलाक वलाक एंड ऑल, ये सारी चीजें जो रहती है उसको क्या बोला जाता है, दीवानी अर्थात सिविल मामले। तो सिविल मामलों के लिए अलग और क्राइम मामलों के लिए अलग, दो अलग अलग कोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश किए थे। इसके अलावा सर ये इन्होंने 1781 में सबसे पहले कलकत्ता का प्रथम मदरसा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मदरसा ऑफ कैलकाटा इन 1781। इसके अलावा 1791 में भी, 1791 में भी, हालांकि उसको आगे चल के पढ़ेंगे, यहां पर मत लिखो क्योंकि 91 है जो वो आगे अगला वाला जो शासक रहेगा, अगला वाला गवर्नर जनरल, उसके नाम पे आएगा। 1791 में भी बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो 1791 उनके समय हुआ था। हाँ, इनके समय एक और चीज हुई थी 1784, 1784, 1784 याद रखना, 1784, 1784, विलियम जोन्स क्या बनाया था, चलो जल्दी बताओ कमेंट करके, ये सब लिखे हुए भाई तुम लोग। विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना करी थी, जल्दी बताइएगा। 1784, 1784, जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को क्या हुआ था 1784 में, क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, इन्हीं के समय याद है रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को हम लोग पढ़ लेंगे डिटेल में, बस इतना याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट था जहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीओडीज आए थे, जिनकी सदस्य संख्या 24 थी, और गवर्नर जनरल के काउंसिल्स के लिए कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या यहां पर 4 रखी गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। ठीक, मेरा प्रश्न ये था कि 1784 में विलियम जोन्स ने कुछ तो स्टैब्लिश किया था ना, किसी चीज की स्थापना की थी, क्या किया था, जल्दी बताओ भाई। इन्हीं के समय पहला मराठा युद्ध, याद करो कब, 1775, 1775, और सूरत की संधि, साथ ही साथ सालबाई की संधि मतलब 1782। तो ये पूरा ईयर मुंह जुबानी याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है, समझ आ रहा है, तो ये पूरा याद होना चाहिए। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेटा याद रखना, क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, चलो यस। तो इनके समय 1784 विलियम जोन्स ने क्या बनाया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक, ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ये आप लिखिएगा। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी किसने बनवाया था, 1784 में। क्यों था, उद्देश्य क्या था, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अवलोकन, क्या करना, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अवलोकन, ठीक है ना। ठीक है, बीओसी तो बाद में आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में आएगा, अभी क्या है, केवल सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, 1773 में सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था। बीओसी 1784 में आएगा, 1784 में आएगा, ठीक है सर। 59 सही था, एसआई में नहीं हुआ, अरे कितना गया था भैया, कट ऑफ कितना गया था, कर लेंगे चर्चा, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, अपन बाद में बात कर लेंगे, ओके। हाँ चलो बेटा, इसके अलावा आप देख सकते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, तो देखो पूरा युद्ध याद होना चाहिए भाई। प्रथम मराठा युद्ध कब हो रहा था, 1775। सालबाई की संधि कब हो रही है, 1782। सेकेंड एंग्लो मैसूर याद करो कब हो रहा है, सेकेंड एंग्लो मैसूर 1780 से 84, 1782 84। मंगलौर की संधि कब हो रहा है, 1884, 1884। तो भाई साहब ये सब के सब कब होता है, ये सारी की सारी चीजें हो रही है ड्यूरिंग द रेन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ये सब के सब कब हो रहा है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में होगा। और ये भी आप लोग याद रखना, ये देखो सारी चीजें ऑलरेडी यहां पर हमने लिख दिया ना, 1774 से 85 के बीच, 1774 से 85 के बीच, आप आगे भी देख सकते हो भाई, यहां पर देखो एक एक चीज हमने पूरा लिख दिया यहां पर, ठीक है ना। मुस्लिम सुधार के लिए कलकत्ता का प्रथम मदरसा, ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय आया था, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 किया गया, सब अपन पढ़ेंगे जब पिट्स एंड एक्ट आपको पढ़ाएंगे तो। इसके अलावा आपको बता दिया था ना, 1784 भी लिखा है, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। इसी के समय चार्ल्स विल्किस ने गीता और हितोपदेश का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, ये सब संस्कृत में था, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इन्हीं के समय कराया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहां पर कराया गया था।
इसके अलावा सर इनकी एक पॉलिसी थी जिसको रिंग ऑफ फेंस कहा जाता है, घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस। तो घेरे की नीति भी कौन लेकर आया था? यही बंदा लेकर आया था, रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति। इसके अलावा एक और प्रथा था जिसका नाम था इजारेदारी। तो इजारेदारी सिस्टम भी कौन लेकर आया था? यही लेकर आया था। ये सारी घटनाएं संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग से। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में चले जाते हैं, इस्तीफा दिया जाता है, इस पर महाभियोग लगाया गया था। याद रखना, इम्पीचमेंट। द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिन पर इम्पीचमेंट महाभियोग लगाया जाता है और बाद में इसको बरी कर दिया जाता है। तो ये सारे घटनाक्रम किससे संबंधित है? दिस ऑल द इंसिडेंट आर रिलेटेड विद द वॉरेन हेस्टिंग्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चा लोग सभी को? चलिए, तो ये देखो इजारेदारी प्रथा सब लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है भाई। ये सारी की सारी चीजें इन्हीं के समय में आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, हम यहां पर बात करते हैं, राइट। इनके जाने के बाद कुछ समय तक गैप होता है, कुछ और लोग आएंगे, बट उनके बारे में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ना है। अगला जो बंदा होता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 86 टू 93 और 1805, याद रखना, 86 टू 93 और 1805, ये दो बार यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। द ओनली गवर्नर जनरल, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि इंडिया में है। और समाधि से याद रखना भैया, सिविल सर्विस का जनक इसी को ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? द फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आप लोग जो ये सिविल सर्विस की तैयारी करते हो ना, इसके जो मेन कर्ता धर्ता है वो कौन है? ये ही है लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, याद रखना। कौन है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये, ठीक है। इन्हीं को ही पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, इन्हीं को ही पुलिस सिस्टम, याद रखना, पुलिस सिस्टम, ये लिख दिया, सिविल सर्विसेज, स्थायी बंदोबस्त, कब? 1793। अब आप लोगों को दो चीजें समझनी है यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझना, इसने पावर सेपरेशन, ये सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। पहले क्या होता था बेटा? न्याय और प्रशासन दोनों क्या हुआ करते थे? समान हुआ करते थे। पहले क्या था? न्याय और आपका प्रशासन दोनों समान होता था। मतलब यही एडमिन करेगा, यही रन करेगा, ठीक है। रिवेन्यू वगैरह सब राइट इसी के पास रहेगा, और साथ ही साथ ज्यूडिशरी भी इसी के पास रहेगा। पहले एक था, बट इस बंदे ने दोनों को अलग किया, एडमिनिस्ट्रेशन अलग किया और जुडिशरी अलग किया, दोनों राइट्स अलग अलग कर दिए। किसने? कॉर्नवालिस ने। और एक कोड बनाया इसने, कॉर्नवालिस कोड। एक्चुअली 93 में इसको जाना था, पता था कि 93 भाई 5-6 साल से ज्यादा मेरे को रहने का नहीं है। 1790 में पहले जो व्यवस्था लेकर आता है, उस व्यवस्था का नाम था जमींदारी। याद रखिएगा ना, प्रश्न आपका पूछा जाता है। 1790 में 1790 में जो सिस्टम लेकर आया था, उस सिस्टम का नाम था जमींदारी। और इसके बाद इसको लगता है कि पहले तो 10 ईयर के लिए था, पहले 10 वर्ष के लिए था, फिर ये ज्यादा समय सोचता नहीं, 1793 में इसी को कर देता है परमानेंट। ये मैं पढ़ाया हूं ना, ये सब आप एक बार कॉपी खोल के देखिएगा। आपके पास कॉपी होगी आपकी, ठीक है, आपके पास अपनी कॉपी होगी, एक बार उस कॉपी को जरूर ओपन कर लीजिए और इसको थोड़ा सा टैली करते चलिए। एक बार खोलिए बेटा, कॉपी रखे हो सभी, एक बार खोल के देखो। है क्या? एक बार देखिए जरा। आप ओपन करके देखिए उसको, है ना। हम्म। चलो हाँ, सभी ओपन कर लेंगे। हो गया सभी को ओपन? चलो। हम्म। आगे देखते हैं भाई। अब यहां पर एक चीज समझना, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे जाए कि कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था, तब आप वॉरेन हेस्टिंग लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। और जिले कलेक्टर को, जिले में मतलब जिले का पूरा अधिकार जो है कलेक्टर को दिया गया किससे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको लीजिएगा, कॉर्नवालिस। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? प्रश्न है कि कलेक्टर पद का सृजन किसने किया था, तब भाई वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, डेफिनेटली अलग से बनाया था ना उसने।
और अगर यह पूछा जाएगा कि जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को किसने दिए, मतलब कलेक्टर को जो राइट है वो किसने दिया, कलेक्टर वाली कलेक्टरी करने के लिए किसने कहा, तो इस बंदे ने कहा। ठीक है, प्रशासन और न्याय को जिसने अलग किया तो वो कौन था, वो कार्नवालिस था। ठीक, तो ये दोनों अंतर आपको समझना है। जिसने समझौते में भारत को फ्रांस में लौटा दिया था, मतलब इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप सिर्फ एक लास्ट लाइन जरूर लिखिएगा कि भाई ये ओनली द गवर्नर जनरल जिनकी समाधि, समाधि यानी कि इसका डेड बॉडी यहीं पर है गाजीपुर में, इसको लिख लीजिएगा। ये इंडिया 1805 में वापस आता है, 93 में चला जाता है, 93 में जाने के बाद 1805 में वापस आएगा, 1805 में आता है तो दोबारा जा नहीं पाता। भारत में इतिहास रहा है कि जो 2 बार आता है 3 बार आता है तो फिर भारत का ही होके रह जाता है। ठीक है, तो इस बंदे के भी लाइक समाधि यहीं पर इंडिया में देखने को मिलेगी, ये भी वापस नहीं जा पाता, यहां पर मर जाता है। राइट, चले। हाँ, 4 सर्किट कोड आप जरूर याद रखना, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में इसने स्टैब्लिश किया था न्यायपालिका में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। तो सर्किट कोड आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्नावालिस। और ये 2 चीज मैंने बताया, जमींदारी सिस्टम इन द 1790s एंड द परमानेंट सेटलमेंट 1793। जॉन शोर आते हैं, ज्यादा लाइक उस टाइप का था नहीं, ये बंदा जो है वो सीधा साधा बंदा था। ठीक है, इसने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई, एकदम सिंपल था ये। इसने सिंपल नॉन इंटरफेरेंस, एक ही चीज लिखिएगा, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, नॉन इंटरफेरेंस, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने कहा कि मैं ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा, भाई जो जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए इनकी पॉलिसी को हम जानते हैं नॉन इंटरफेरेंस अर्थात अहस्तक्षेप की नीति। क्या बोला इसको, नॉन इंटरफेरेंस, अहस्तक्षेप की नीति। फिर हम चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की, हम यहां पर बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है, आइए। ये भाई साहब आते हैं 1798 में और 1805 तक रहेंगे। और 1800, अब देखो अगर कभी यह प्रश्न दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, इन गवर्नर जनरल को, इन गवर्नर जनरल को क्या इनके क्रम में सही है कि नहीं, जैसे आपको यहां पर दिया जाएगा ना, एक वेलेस्ली दे दिया जाएगा, यह स्टेटमेंट वाला दिया जाएगा कि वेलेस्ली के पहले भी कौन थे, वेलेस्ली के पहले जॉन शोर थे और शोर के पहले कौन थे, कार्नावालिस थे। और फिर बोला जाएगा कि वेलेस्ली के बाद फिर से कार्नावालिस आए, और जब वापस कार्नावालिस आते तो निपट जाते हैं, और इसकी जगह फिर कौन लेता है, ये आपका जॉर्ज बार्लो ले लेगा। कौन ले लेगा, जॉर्ज बार्लो ले लेता है। ठीक है, तो अब समझना ध्यान से, अगर कभी ऐसा प्रश्न दे कि क्या वेलेस्ली के बाद कार्नावालिस गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे या नहीं, तो आप बताना यस। ये बहुत डीप क्वेश्चन, बेटा ध्यान से समझना, 99% बच्चे फेल होने वाले यहां पर जो मैं पूछना ध्यान से समझ आ रहा है। प्रश्न ये स्टेटमेंट ऐसा दिया जाएगा, क्या लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कार्नवालिस पुनः गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, तो आपका आंसर होगा जी हां आए। क्योंकि सामान्यतः क्या याद रखते हैं हम सर, 86 से 1886 से लेके आपका 1786 से लेके आपका 1793 तक वो थे, हमको बस इतना याद रहता है। पर आपको बताना है कि सर उसके बाद भी वो 1 साल 1805 के लिए आए थे, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के देता है। वेलेस्ली की हम बात करते हैं यार, तो वेलेस्ली की जो सबसे खतरनाक संधि थी, इसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, जो 1798 में शुरू किया था। क्या नाम था, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। अच्छा, जैसे यहां पर हमने एक चीज नहीं बताया है, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कॉर्नवालिस की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, तो थर्ड एंग्लो मैसूर किसके समय हुआ था भाई, याद करो, थर्ड एंग्लो मैसूर किसके समय हुआ था, इसी के समय हुआ था, 1790 से लेके 92, याद आ रहा है ना, 1792-92। तो ये सब चीजें ऑलरेडी आपको लिखना है भाई मेरे, ऑलरेडी आपको लिखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, यू नीड टू राइट, आपको लिखना होगा ये। तो 90 से 92 तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध भी किसके समय हुआ था, ये भी इन्हीं के समय। तो एक बार पूरी पूरी कॉपी आप निकाल लीजिए, कॉपी ऐसे सामने रखिए और उसको ऐसे टिक करते चलिए, उसको टिक करते चलिए, ये चीजें आपको लिखनी है, ये चीजें आपको लिखनी है, कॉपी में आपसे टिक करते चलिए। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे देख लेते हैं सर, इसके अलावा क्या हुआ था, चौथी आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। मैसूर, तंजौर, अवध ये सब इसने अपने हाथ में ले लिया था। बसीन की संधि सब ऑलरेडी पढ़ लिया है, ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसमें सेकंड एंग्लो मराठा की शुरुआत हो गई थी, सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत इसी समय हुई थी। ठीक है, चले भाई। इसके अलावा सर पहली बार
प्रेस पर प्रतिबंध, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेस पे पहली बार प्रतिबंध, तो लोगों को लगता है वर्नाक्यूलर। अरे भैया वर्नाक्यूलर तो काफी बाद में आएगा, वर्नाक्यूलर तो इससे 70 साल बाद आ रहा है, वर्नाक्यूलर जो है इससे 70 साल बाद आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना भाई मेरे, याद रखना क्या, कि वर्नाक्यूलर से पहले पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था 1799 में, 1799 में, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, प्रेस पर सेंसरशिप, ठीक है ना। तो सेंसरशिप ऑन द प्रेस, देन है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट किया गया, कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, ना कि फोर्ट विलियम का, दोनों में अंतर है समझना, फोर्ट विलियम अलग है, फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है, अंतर समझ आ रहा है, फोर्ट विलियम अलग है और फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज किस स्टैब्लिश किया गया था, कब, यहाँ पे 1800 में, किसके लिए सर, इनको किया गया था ताकि जितने भी वायसराय हैं, सॉरी जितने भी आपके सिविल सर्विसेज हैं, तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था, प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया गया था इनको ट्रेनिंग देने के लिए। आगे चलते हैं, जॉर्ज बार्लो की हम बात करते हैं, ये भी अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे, इन्होंने भी नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, याद रखिएगा, 1806 का, 1806 का वेलोर सिपाही म्यूटिनी, वेलोर में हुआ था भैया, याद रखना, कहां पर, वेलोर तमिलनाडु में, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, ये वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में होता है, टीपू सुल्तान और उनके बच्चे, मतलब टीपू सुल्तान के बच्चों ने इसको लीड किया था। अब प्रश्न आता है कि वेलोर सिपाही विद्रोह के समय भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप तो बता दोगे सर बंगाल का गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो, लेकिन प्रश्न आएगा कि वेलोर सिपाही विद्रोह के समय बंगाल का, सॉरी मद्रास का गवर्नर कौन था, चलो बताओ जरा, मैंने क्या कहा, वेलोर सिपाही विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो, लेकिन वेलोर कहां पर हुआ सर, ये तो मद्रास रीजन में हुआ था, तो मद्रास का गवर्नर कौन था, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास, बताइए, देखते हैं किसको याद है, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है आपके कक्षा में, अब बताइए कौन था भाई, ये आगे चल के भारत का बहुत प्रसिद्ध गवर्नर जनरल बनने वाला है, ये आगे चल के भारत का वन ऑफ द फेमस गवर्नर जनरल बनेगा ये बंदा आगे चल के, बताओ कौन है वो, हु ही वॉज, बताइए बताइए, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, हैं, इतना लेट करोगे तो कैसे काम चलेगा जी, कैसे बनी, मेरा मैसेज लेट जाते क्या तुम लोग को, कैसे, चलो, हाँ विलियम बेंटिक था भैया, याद रखना, कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि वेलोर सिपाही म्यूटिनी जब हुई, वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बार्लो, देखो ऐसे याद रख लेना भाई, बंगाल का बार्लो, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बार्लो, और मद्रास का कौन था, मद्रास का जो था वो बेंटिक था, विलियम बेंटिक था, क्योंकि मद्रास को गवर्नर जनरल वाला स्टेटस नहीं था ना, मद्रास का सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, मद्रास का सिर्फ क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर, बट जॉर्ज बार्लो वाज द गवर्नर जनरल, तो ये बड़ा था भाई, इसलिए इसका नाम आता है, दैट्स इट, कहानी खत्म। मिंटो फर्स्ट के बारे में बात करें तो मिंटो फर्स्ट जो है 1807 से 1813 के बीच था, ये रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, याद रखना क्या, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब यहां से क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखते चलेगा, वेलेस्ली के बाद आ रहे हैं फिर से आपके लॉर्ड कार्नावालिस, और कार्नावालिस के बाद आ गए हैं बार्लो, बार्लो के बाद आ गए हैं मिंटो, बार्लो के बाद क्या आ गए हैं, मिंटो, और मिंटो के साथ एक प्रमुख जो चीज है वह 1809 की ट्रीटी, और वो संधि जो है वो कौन सी है, रणजीत सिंह के साथ। अब मिंटो को याद रखने का और तरीका आपको बताता हूं, देखो इंडिया में 1909 में भी कौन रहेगा, वहां पर मिंटो था, और यहां पर 1809 में भी कौन है, मिंटो ही है। तो आप कुछ इस प्रकार से ट्रिक आप यूज किया करें, समझ आ रहे कि बेटा, इसको कहीं पे लिख लो इस ट्रिक को, इसके बाद कभी आप भूलेंगे नहीं। वहां पर भी जो आपको देखने को मिलेगा वो भी मिंटो होगा, मिंटो सेकंड होगा, और यहां पर भी जो है वो कौन है, मिंटो है, यानी कि 1809 के आसपास, 1807 से 1813 है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1809 के पास में भी
मिंटो है और 1909 के पास भी मिंटो था, तो दोनों मिंटो मिल गए, मिंटो मिंटो मिंटो। ठीक है, आप इस चीज को जरूर याद रखना। हाँ भारती, हो गया, क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, और कर दूं प्रश्न और रिपीट करूं? प्रश्न ये था कि वेलोर के सिपाही विद्रोह के समय, ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी ऑफ द वेलोर, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास? मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का गवर्नर था विलियम बेंटिक, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो। ठीक, चले आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं, ये लगभग 10 साल तक रहेंगे। अब हेस्टिंग देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, इसलिए क्योंकि दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो भाई ये ना पिंडारियों को निपटाता है, एबॉलिशन ऑफ द पिंडारिस। क्या करेगा ये? पिंडारियों को निपटाएगा। और दूसरा, एबॉलिश द पोस्ट ऑफ द पेशवा। तो कभी प्रश्न आता है कि पेशवा का और पिंडारियों का दमन किसने किया? हु एबॉलिश द टर्म पेशवा एंड पिंडारीज? पिंडारी कौन थे? मराठा सैनिक हुआ करते थे, ये रेगुलर सैनिक नहीं थे, ये सिलेदार हुआ करते थे, अर्थात अनियमित सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, टेम्पररी थे ये, तो इनको हटा दिया जाता है, इनका दमन करता है, ठीक है, सप्रेस करता है, साथ ही साथ पेशवा को भी हटा देता है। तो पेशवाओं को हटाना किसने किया सर? लॉर्ड हेस्टिंग। इट इज नॉट वॉरेन हेस्टिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज ही इज नॉट वॉरेन हेस्टिंग, ही इज जस्ट लॉर्ड हेस्टिंग। समझ आ रहा है? ये क्या है? केवल लॉर्ड हेस्टिंग है। जैसे आपने देखा था ना, एक आया था बमन, बमन बोलता है अरे मैं बमन बमन नहीं, सिर्फ बमन हूं, एक बार बमन करके बोला, हाँ एक बार बमन। वैसी सिर्फ हेस्टिंग ऐसे मत लिख देना, पता चले इसका नाम सिर्फ हेस्टिंग था, ओनली हेस्टिंग, ऐसे नहीं भाई, इसको केवल हेस्टिंग के नाम से जानते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा हूं, राइट? तो ये कौन था भाई? ओनली हेस्टिंग था। इसके पहले जो पढ़ा था वो वॉरेन हेस्टिंग था, ये कौन था? सिर्फ हेस्टिंग था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1813 टू 1823। और इसी के दौरान एक और चीज हुआ था, वो था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑब्वियस सी बात है, इसी के दौरान तो सारी चीजें पेशवा सिर्फ निपट जाता है। इसके अलावा सर आंग्ल नेपाल युद्ध जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 1814-16। सुगौली की संधि जो कि नेपाल के साथ हुआ था, ये भी इसी के समय हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण चीज याद करिए, राजा राम मोहन राय भी इन्हीं के समय आ चुके थे, और उनकी सहायता से, डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज भी स्टैब्लिश किया गया। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। तो ये कब हो रहा है भैया? 1817 में। तो प्रश्न पूछा जाएगा 1870 में हिंदू कॉलेज किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग। 1822 में किसने यहां पर रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग। ये सारी की सारी चीजें किसके समय हो रही है? हेस्टिंग के समय हो रही है। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग। अब हेस्टिंग के बाद कौन आ जाएगा भैया? अगला जो बंदा हो जाएगा वो हो जाएगा एमहर्स्ट, जो कि आएगा 23 से आपका 28 तक। कब से कब तक? 23 से 28, 23 टू 28। और इस समय होता है भैया यानडबू की संधि। इसको भी आपने लिखा होगा, आई गेस लिखा है ना, याद करो। आंग्ला बर्मा युद्ध 24 से 26, ट्रीटी ऑफ यानडबू याद आ रहा होगा, लिखा होगा, कॉपी पलट के देखिए एक बार। तो सुगौली की संधि के समय कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। 13 से 23, और 23 से आपके 28, 5 सालों के लिए आ जाएंगे लॉर्ड एमहर्स्ट। और एमहर्स्ट के साथ हो जाएगा आपका बर्मा। कौन सा? बर्मा। तो आंग्ला बर्मा युद्ध, और आंग्ला बर्मा युद्ध के दौरान हुई जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ यानडबू। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ यानडबू, यानडबू की संधि। तो ट्रीटी ऑफ यानडबू बर्मा। एंड बैरकपुर में सिपाही विद्रोह, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ द बैरकपुर इन द 1824। सिपाही म्यूटिनी ऑफ द बैरकपुर इन द 1824, यहां पर होता है सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई हमारे वन ऑफ द ग्रेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द नेम इज द लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक आएंगे 1828 में और रहेंगे 35 तक, याद रखिएगा। टोटल ड्यूरेशन है इसका 28 से 35, मतलब 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7 ईयर का टाइम पीरियड होगा, जिसमें से 28 से 33 रहेंगे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड 33 to 35 ये हो जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो भाई एबोलिशन ऑफ सती, सती के प्रैक्टिस पे इन लोग रोक लगाएंगे, ठगी प्रथा पे इन लोग रोक कराएंगे, सरकारी नौकरी में इंडियन के प्रवेश की शुरुआत करेंगे। चार्टर एक्ट के द्वारा अब मेरिट बेसिस पे यहां पर क्या किया जाएगा? आपकी एंट्री ली जाएगी ऑन द सिविल सर्विसेज। पहले नॉर्मली लिया जाता था सिफारिशों पे, अब मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। और न्यायालयों में अब फारसी, पहले फारसी भाषा का उपयोग होता था, नाउ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा। दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, 1833। फिर हम चलते हैं 33 से 35 के दौरान क्या क्या चीजें हुई। तो सर आगरा प्रेसिडेंसी, याद रखना, टोटल 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी इनकी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। एक और प्रेसिडेंसी यहां पर बना दिया जाता है, वो है आगरा, 1834।
इसके अलावा सर लॉ कमीशन, विधि आयोग, कौन सा कमीशन? लॉ कमीशन, विधि आयोग का भी यहां पर गठन किया जाता है। और 1835 का मैकॉले शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, प्रपोजल रिगार्डिंग द मैकॉलेस एजुकेशन सिस्टम, तो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से संबंधित यहां पर एक प्रस्ताव यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये 1835। ठीक है, चलिए भाई फिर चलते हैं। लॉर्ड मैटकॉफ, ये हमेशा पूछा जाता वाला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भैया ये आए, इन्होंने इंडियन प्रेस के लिए बिल्कुल लिबरेशन, लिबरल मतलब इसको पूरा क्या कर दिया इसने, लिबरेशन दे दिया भाई, लिबरेशन, स्वतंत्रता। जाओ जिसको जो छापना है छापो, मेरे को कोई पाबंदी नहीं है। मेरे से पहले आने वाले अफसरों ने क्या किया नहीं किया भैया हमको नहीं पता, हम आपके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रखेंगे। तो ये मैट कॉफ ने 1835 से 36 के बीच बेचारे ज्यादा समय इसलिए नहीं रह पाते, एक साल में इनको वापस बुला लिया जाता है। जब ये वापस बुला लिया जाता है तो एक बंदा आता है जिसका नाम है ऑकलैंड, 36 से 42, याद रखना क्या नाम है, ऑकलैंड। और इसी के समय होता है भाई पहला अफगान युद्ध, याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध 1839 टू 42, इसमें मुंह की खानी पड़ी थी। कभी कभी प्रश्न आता है कि पूरे भारतीय इतिहास में, ब्रिटिश हिस्ट्री में कौन सा वह युद्ध था जो अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक था, तो वही जो युद्ध था ये था, कौन सा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा अफगानिस्तान पे किया गया अटैक। और इस अटैक में इनको काफी ज्यादा आघात पहुंचता है, इस युद्ध में वो हार जाते हैं। ठीक है, तो 36 पे 42 में क्या हो जाएगा, लॉर्ड अफगान सॉरी एंग्लो अफगान युद्ध होता है और इसमें ये हार जाते हैं। इसके बाद एक बंदा आता है जिसका नाम है एलन बरो, 42 से 44, कौन आता है, एलन बरो। ये आता है और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होती है, जो खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जाता है। और एलन बरो जो है इसी के समय 43 में, याद रखना, सिंध का विलय किया जाएगा, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। किसका विलय करते हैं लोग, सिंध का। ठीक है, सिंध का विलय, जिसको कहा गया था ओल्ड मैन इन हरी, तो सिंध का विलय इसके समय किया जाता है, एलन बरो के समय, एलन बरो, सिंध का विलय। ऑकलैंड यानी कि अफगान, ए फॉर ऑकलैंड, ए फॉर अफगान। ठीक है, इसी के समय जीटी रोड भी जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आपने पढ़ा होगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ठीक है, फिर है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, 44 से 48, कौन है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। इन्हीं के समय होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध, सॉरी फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध होता है 45 से 46 में, किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय। हार्डिंग भी सेकंड आएगा, याद रखना, हार्डिंग सेकंड भी आएगा और ये हार्डिंग फर्स्ट है, तो हार्डिंग फर्स्ट यहां पर है, हार्डिंग सेकंड आपको बाद में देखने को मिलेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है, अगला है लॉर्ड डलहौजी। अगला नाम कौन है, लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 56, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। इसके समय बहुत सारी चीजें होती है। देखो फर्स्ट एंग्लो सिख जो वार है वो किसके समय हो रहा था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। सेकंड एंग्लो सिख वार किसके समय हो रहा है, लॉर्ड डलहौजी के समय। कब, 48 से 49, सिख पूरा विलय कर लिया, ये पंजाब को पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सेकंड आंग्लो बर्मा भी हो रहा है इसी के समय। पहला आंग्लो बर्मा याद करो, फर्स्ट आंग्लो बर्मा कब हो रहा था, 1824, 25, 26, 24 से 26 के बीच। तब संधि कौन सी हुई थी, यांडबू। आंग्ल नेपाल 16, ट्रीटी कौन सा हुआ था, सुगौली। छोटी छोटी चीज याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल सुगौली की संधि। लॉर्ड आमहर्स्ट, आंग्ल बर्मा यांडबू की संधि। लॉर्ड ऑकलैंड, एंग्लो अफगान। लॉर्ड डलहौजी, सेकंड एंग्लो बर्मा। कब, 1851-52 में। ठीक है, इसी के समय बहुत सारे रिफॉर्म हुए, पोस्ट रिफॉर्म, रेलवे रिफॉर्म, ये सब 1853 में हुआ था। पहला जो रेलवे चला था 1853 मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, इन्हीं के समय आया था पोस्ट एक्ट, डाक अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रस्तुत किया गया, पारित नहीं, इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और अगर पूछेगा सर पारित कब किया या किसने किया, तो पारित जो हुआ उसके लिए है कैनिंग। ये दोनों चीज को लिख लो यार, यहां पे बच्चे फंसते हैं बहुत, एकदम बारीकी से प्रश्न पूछा जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, विडो रिमैरिज एक्ट का बिल किसने पेश किया, प्रस्तुत किसने किया,
प्रस्तुत करने वाले बंदे का नाम है लॉर्ड डलहौजी। इनके समय प्रस्तुत किया, लेकिन इस बिल को पारित किसने किया, इसको रिजोल्यूशन पास किसने किया, उस पास करने वाले बंदे का नाम है लॉर्ड कैनिंग। सेम ईयर हुआ, बट दोनों अलग अलग वर्ष में, मतलब दोनों अलग अलग टाइम पर हुआ करते थे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले भाई, इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या किया था। सिंध का भारत में विलय, ये तो पहले हो चुका था, बट इसको लिखने की अलग से नीड नहीं है ना, ऑलरेडी हमने 1843 में इसको ले रखा था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना इन्होंने करी थी। पीडब्ल्यूडी जो आज हम देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, इसके अलावा सर वुड्स का डिस्पैच, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय शिक्षा में वुड्स का डिस्पैच, आपको इंडियन एजुकेशन हमने पढ़ाया हुआ है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम आप जाके देखना, वहां पर मैंने लिखाया था वुड्स का डिस्पैच, एंड दिस डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ, याद रखना क्या बोला गया था इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट है, शिमला को इन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाई थी, और साथ ही साथ सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का भाग बन गया था। सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया। अब हम बढ़ जाते हैं कैनिंग की तरफ, लॉर्ड कैनिंग की तरफ। लॉर्ड कैनिंग, हु वाज द लॉर्ड कैनिंग ड्यूरिंग द 1856 to 57, बट एज अ ओनली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट एज अ वाइसराय। वाइसराय अपने 1858 के बाद ये वाइसराय बन जाएगा। तो इनके समय ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 3 यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। 3 यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड कैनिंग एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ना कि वाइसराय। तो इसके गवर्नर जनरल रहते 3 विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लेकिन कैसा, स्वतंत्र भारत की परतंत्र भारत, तो परतंत्र भारत, स्वतंत्र का नहीं। ठीक है, और 1857 रिवॉल्ट भी इन्हीं के समय हुआ था। 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय हुआ था। अब थोड़े से हम वाइसरायज की भी चर्चा यहां पर कर लेते हैं, लगे हाथ, क्योंकि दोनों को हम एक साथ भी कवर कर लेंगे, है ना, बार बार ऐसे करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए भाई, तो वाइसराय की कुछ कहानियां देखते हैं यहां से। वाइसरायस, वाइसरायस, चलो वाइसराय की हम बात करते हैं। तो पहला जो वाइसराय है वो कौन है भाई, लॉर्ड कैनिंग है। वो ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। कब से कब तक, 58 से 62। देखो आया कब था भैया, ये 56 में ही आ गया था। तो 56 से 62 टोटल टाइम है इसका, टोटल कार्यकाल है। किंतु 56-57 में ऐसा क्या था, ये सिर्फ 56-57 में सिर्फ यह वाइसराय, सॉरी, सिर्फ यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में था। बाद में यह वाइसराय ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वाइसराय के रूप में आएगा। ठीक है, तो भारत का पहला वाइसराय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद करो, अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये क्या हुआ, इस समय आया था। व्हाइट रिबिलियन बाय द यूरोपियन आर्मी, श्वेत विद्रोह, ये भी आपने पढ़ा था। इस श्वेत विद्रोह के पीछे का कारण क्या था, द रीजन बिहाइंड दैट व्हाइट म्यूटिनी इज दैट कि 1857 का एक्ट आता है, उस एक्ट में कहा जाता है घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने, कब और कहां पढ़ा, चलो बताइए, कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट, चीटिंग मत करना, चीटिंग मत करना। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा, कब पढ़ा और कहां पढ़ा, जल्दी बताओ आप भाई, मुझे जल्दी बताना, किसने पढ़ा, कब पढ़ा और कहां पढ़ा। ठीक है, उसका जो डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन, वॉज रीड बाई हु, व्हेन एंड वेयर, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहां पर होता यह है कि यार भारत में पहली बार इनकम टैक्स यहां पर लगाया जाता है। फर्स्ट टाइम द इनकम टैक्स वाज इम्पोज्ड टू द इंडियंस। ठीक है, और ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन ने इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। श्वेत विद्रोह कुछ ऐसा था कि इस व्हाइट म्यूटिनी में एक्चुअली 1857 का जब एक्ट आता है, मतलब सॉरी 1858 का एक्ट आता है, तो कहा जाता है कि भाई अब हम ब्रिटिश आर्मी की संख्या को बढ़ाएंगे और इंडियन आर्मी, इंडियंस मतलब इंडियंस लोगों की संख्या को कम करेंगे, और उनकी सैलरी वैसी रहेगी जैसे बाकी लोगों की रहती थी। तो सैलरी हम तुमको ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तुमको ज्यादा सुविधा, पहले जैसे सुविधा हम तुमको नहीं दे पाएंगे। रीजन कि अब तुम कंपनी के अधीन नहीं, अब तुम गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो, इसलिए अब हम तुमको पहले जैसी सुविधा नहीं दे पाएंगे। तो लोग थोड़े से भड़क से गए, जो यार ये गलत बात है यार,
तुम यार, हम तुम्हारे भरोसे आए थे भाई, अब तुम्हारा सरकारी चेंज हो गया तो हम क्या करें करके। ठीक है, चलो हाँ बताओ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इलाहाबाद में किया गया था, कहां पर? इलाहाबाद में, याद रखना भाई, कब? 1 नवंबर, जब छत्तीसगढ़ बना था उसी दिन, 1 नवंबर 1858, 1858। कब जी? 1 नवंबर 1858। कब किया गया था? कब किया गया था? 1 नवंबर 1858। किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर? इलाहाबाद में। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम अब किसी भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम ऐसी चीजों पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपके आंतरिक मामलों की रक्षा करेंगे। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही गई थी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड एल्गिन, तो लॉर्ड एल्गिन के समय का यह एक आंदोलन हुआ था 62 से 63 में। वहाबी मूवमेंट, बेटा याद रखना, वहाबी आंदोलन था, एक मुस्लिम आंदोलन था, याद रखिएगा, इट वॉज अ मुस्लिम मूवमेंट। लॉर्ड लॉरेंस 64 से 69, 64 से 69। ठीक है, तो इनके समय में कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इसमें भी याद रखना तीनों जगह पर, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। देखो तीन चीज आप लोग याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया था? कलकत्ता में 1773। कब? 1773। किसके समय में? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय में। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो किसके समय होता बेटा? हाई कोर्ट जो है वो 64, ठीक है, 65 में एक्चुअली किया गया था, तो लॉर्ड लॉरेंस के समय किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड लॉरेंस के समय। वहीं अगर यूनिवर्सिटी की हम यहां पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था जी? 1857 में। बॉम्बे, बंगाल यानी कि कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों जगहों पर, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों जगह पर कहां पर किया गया था? यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी गई थी। यूनिवर्सिटी बोले तो सर विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर करी गई थी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की अगर हमने बात करी, तो हाई कोर्ट कब? लॉरेंस के समय। किसके समय? लॉर्ड लॉरेंस के समय, 64 टू 69। एंग्लो भूटान युद्ध भी यहां पर लड़ा गया था, बट दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप देख सकते हैं, वहाबी आंदोलन जो था उसके प्रेरणा कौन थे? शाह वलीउल्लाह थे। कौन थे? वलीउल्लाह। बाद में राय अहमद बरेवली ने क्या करा था? इनके विचारों को आगे बढ़ाया था। तो मेरे ख्याल से वहाबी मूवमेंट वगैरह के बारे में आपको शायद मैंने पढ़ाया था, मुस्लिम रिफॉर्म वगैरह आपने पढ़ा होगा, आई गेस पढ़ा है ना वहाबी मूवमेंट। मैं मुस्लिम रिफॉर्म पढ़ाया था यार, तुम लोगों को याद करो, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर में वहाबी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, ठीक है, इसके अलावा अहमदिया मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब पढ़ा था आपने। तो बस वो मूवमेंट का ही पार्ट है। तो शुरू किसने किया था? विचार किसके थे? प्रणेता कौन थे? वली उल्लाह। और सैयद अहमद बरेवली ने इसको क्या करा था? आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए 1860 के दौरान इसको शुरू किया गया था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो की हम बात करते हैं, आगे भैया मोए मोए 69 टू 72। तो इसके समय यार सबसे पहला जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज था, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय वितरण की शुरुआत होती है। डिफरेंशिएट किया जा रहा है, मतलब हम जो अमाउंट लेते हैं, अमाउंट जो देते हैं केंद्र और राज्य का, ये दोनों डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत कब करी गई थी? ये मेयो के समय सबसे पहली बार जनगणना। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है भाई, सबसे प्यारा, सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 1872 में रेगुलर जनगणना नहीं थी, केवल एक जनगणना की शुरुआत करी गई थी। रेगुलर तो हम यहां पर बाद में करेंगे। और जो अलाइड ग्रुप है, इन लोगों के लिए एक कॉलेज स्थापित किया गया, जिसको मेयो कॉलेज कहा गया। और इसी के तर्ज पर बहुत सारे कॉलेज, जैसे कि RKC अगर आपने सुना होगा, राजकुमार कॉलेज सुना है? कहां पर है राजकुमार कॉलेज? रायपुर में आपको देखने को मिलेगा। वैसे दिग्विजय कॉलेज कहां पर है? राजनांदगांव में। ये वो कॉलेज का मतलब स्कूल्स वगैरह हुआ करते थे। खैर दिग्विजय कॉलेज तो कॉलेज है, राजकुमार कॉलेज स्कूल है, अभी भी याद रखना, इट इज अ स्कूल। और ये स्पेशली फॉर उन बच्चों के लिए होता है जो नेता वेता के जो बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, या बड़े बड़े अमीर पूंजीपति लोगों के जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चे वहां पर जाके पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था, बड़े वर्ग के बच्चों के लिए, राइट, शाही अभिजात वर्ग के लिए मेयो कॉलेज। ठीक है, द ओनली गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कर दी गई थी, एक अली, शेर अली अफरीदी करके एक बंदा था, है ना, इसने पोर्ट ब्लेयर में इसको चाकू मार की हत्या। मतलब सोचो यार, उस समय इतना आम आदमी था, इतना आम आदमी था, ठीक है, तो मतलब आम आदमी, इट मींस इतनी आम सुरक्षा थी कि गवर्नर जनरल जैसे आदमी, मतलब वाइसराय जैसे आदमी को आपने निपटा दिया। मतलब भाई वो एक अभियुक्त है, एक प्रिजनर है, कैदी है, और कैदी के पास पता नहीं कहां से हथियार है, उसने जाके सीधा गवा गप घप 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 खत्म। तो इस बंदे की मृत्यु, चाकू से इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसको मार दिया गया था, राइट।
और इन्हीं के समय ही स्टैब्लिश हुआ था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान। तो प्रश्न आता है कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किसके समय? तो इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है। फिर चलते भाई लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 76। नॉर्थब्रुक कब से कब है? 72 से 76। नॉर्थब्रुक जब आता है तो देखो अब याद करिए यार, 72 से 76 के बीच इसके समय अगर आपको याद होगा तो आर्य समाज फल फूल रहा था, याद आ रहा है? आर्य समाज, और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहने के ऊपर उसी से संबंधित है। देखो, नागरिक विवाह, सिविल मैरिज एक्ट, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, अंतरजातीय विवाह, मतलब आप समझिए कि शासक जैसा होता है चीजें वैसी होती है, जैसा रूलर होता है बाकी चीजें भी लगभग उसी प्रकार या उसी वे में चलती और देखने को मिलती है। तो यहां पर भी वही सारी चीजें हुई थी। द सेम थिंग वाज हैपेंड एट दैट टाइम। सो हुआ क्या था एक्चुअली, ही वॉज द रूलर। याद रखना ये कौन था? एक शासक था। और इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में यहां पर नागरिक विवाह और आर्य समाज विवाह की शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज यहां पर बना था, स्टैब्लिश किया था। तो ये नॉर्थब्रुक इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। पंजाब का कूका मूवमेंट भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, सियान साहब वगैरह ने इनको क्या किया था? इस मूवमेंट की शुरुआत करी थी। तो कूका मूवमेंट भी ऑलरेडी आप लोगों को यहां पर पढ़ा दिया हमने। ठीक है, याद करिए। ये जो है भगवत जवाहरमल द्वारा शुरू किया गया था। इसी को हम सियान साहब भी कहते थे। 1840s में कहां पर हुआ था? 1840 में लगभग शुरुआत हुआ था, बट अपने जो चरम पर जो था वो 1872 में था। राम सिंह को क्या किया गया था यहां पर? उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और राम सिंह को अरेस्ट करने के बाद इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कूका मूवमेंट जो है वो यहां पे शुरू हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट दी कूका मूवमेंट। ओके बच्चा लोग, समझ आ गया? तो ये दो नाम आप लोग को याद रखना है, भगवत जवाहरमल। भगवत जवाहरमल जिसको हमने क्या बताया था? सियान साहब भी कहा था। और दूसरा ये सप्रेस कर दिया गया था 1872 में राम सिंह को अरेस्ट करने के साथ। कूका जो मूवमेंट था वो पंजाब से संबंधित या पंजाबियों में एक रिफॉर्म था, सिख रिफॉर्म मूवमेंट से संबंधित हुआ करता था। इसके बाद हम चाहते हैं लॉर्ड लिट्टन की हम यहां पर बात कर लेते हैं। लॉर्ड लिट्टन, यार ये लॉर्ड लिट्टन जो था ना, ये बड़ा चोट्टा आदमी था, याद रखना। लिट्टन से चोट्टा याद रखना, लिट्टन। इसका नाम है ना लिट्टन। लिट्टन, ली आधा टा और ना, लिट्टन। तो आप इसे चोट्टन याद रखना, चोट्टा। लिट्टा और चोट्टा, लिट्टी चोखा ऐसे होता है ना, वैसे लिट्टा चोट्टा, तो चोट्टा याद रखना। ये बहुत चोट्टा आदमी था। चोट्टा आदमी क्यों था मैं आपको बताता हूं, समझना। भाई साहब, अभी जैसे आप लोगों का सिविल सर्विस में बैठने की मिनिमम एज कितनी रहती है? 21 रहती है, रहता है ना। अगर आपको बैठना है तो न्यूनतम 21 होनी चाहिए आपकी मिनिमम आयु। मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। उस समय मैक्सिमम 21 था, सोचो मैक्सिमम 21 था। और उससे ये भी नहीं देखा गया, इसने मैक्सिमम कितना कर दिया? 19 कर दिया। मतलब मजाक कर रहे हो यार? 12वीं पढ़ के निकलो और 12वीं पढ़ने के बाद सीधा तुम आईएएस का एग्जाम दो, आईएएस वाईएएस की तैयारी करो। पहला टाइम दो, हुआ तो हुआ, नहीं तो खत्म। समझ आ रही मेरी बात? मतलब यार सिविल सर्विस का मैक्सिमम एज इसने कर दिया था, मैक्सिमम एज इसने कर दिया था 19 साल मात्र। मतलब ऐसा हो गया था कि अगर कोई बच्चा पेट में है तो उसी समय आप तैयारी करवाना शुरू करो। और जब वो शुरू से बोलना, जैसे बेटा पापा बोलो पापा, तो पापा नहीं, उसको ऐसे बुलवाना था, बोलो बेटा विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। फिर वो बोलेगा बोलो बेटा गवर्नर जनरल, बोले गवर्नर जनरल। बोलो बेटा हिमालय, बोले हिमालय। मम्मा पापा तो बाद में सीखते रहना, वो ठीक है, वो बाद में सीख लेना। बोलो बेटा आर्टिकल 21, आर्टिकल तंती 1, और 20 में तंती 1 बोल रहे हैं, तंती की जगह कुछ और बोल देगा। मतलब आप ऐसे सिखाओ उसको, तब जाके वो 19 साल की उम्र में क्या करेगा? वो ये एग्जाम को पास करेगा। समझ आ रहा है? 11वीं 12वीं तो बाद में होते रहेगा, पहले आप उसको सिविल सर्विस के लिए ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपके बच्चे को आईएएस वाईएएस बनाना है तो ये ऐसा इसका मानना था कि बचपन से ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब मजाक यार, 19 साल की उम्र में कौन बच्चा यहां पर निकालेगा, है कि नहीं? तो 19 साल इसने कर दिया था। दूसरा भाई इसने और क्या किया था? इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आ गया था 1878 में, 1878 में। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देशी भाषाओं पे प्रतिबंध लगा दिया था। जितने भी यहां पर देसी, याद रखना, जितने भी यहां पर देसी पत्र पत्रिकाएं होती थी ना, देसी पत्रों पर इसने बैन कर दिया था। इनका कहना था कि भाई अगर आपको कुछ छापना है, कुछ लिखना है, तो आप मुझसे परमिशन लीजिए, सरकार से परमिशन लीजिए। सरकार से परमिशन नहीं लोगे तो हम आपके अकाउंट को डिलीट कर देंगे, हम आपके ट्वीट को डिलीट कर देंगे, हम आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देंगे, भारत में आप उसको नहीं देख पाएंगे। समझ आ रहा है?
तो ऐसा किया था। या तो आप सरकार की फुल तारीफ करो, अरे सरकार तो ऐसी है, सरकार तो वैसी, गुणगान गाते रहो, ऐसा सरकार का गुणगान गाते रहो, या उसकी उसके उसके लिए भजन बना डालो एकदम, ऐसा है ना, ना भजन वजन बना डालो, गाने वाने बना, तो अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मजाल है कि आप कुछ उसके बारे में लिख दो, सीधा खत्म। तो इन्होंने भी वैसे किया था, ठीक है, इसलिए चोट्टा बोलते हैं ऐसे लोगों को। जो भी ऐसे करता है, चाहे आज के समय में भी करता है, वो चोट्टा लोग हैं। अगर आपकी बातों को दबाया जा रहा है, इसका मतलब वो चोट्टा लोग हैं, ठीक है, वो सुन नहीं सक रहे हैं। तो यहां पे समझना, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी ऐसे कुछ था, लेकिन हम लोग भी शाणे लोग हैं भाई। शिशिर कुमार घोष ने कहा करना है तो कर ले भाई, तुझको इंग्लिश चाहिए ना, आज तुझको इंग्लिश में दिखाता हूं। तो उसने अपनी पत्रिका को, अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात कन्वर्ट कर दिया, किसमें, बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसने, शिशिर कुमार घोष ने। आगे देखते हैं सर, इन्होंने आर्म्स एक्ट लेकर आ गया 1878 में कि आप शस्त्र नहीं रख सकते सेल्फ डिफेंस के लिए। शस्त्र आप नहीं रख सकते भाई, क्योंकि शस्त्र रखते हो फिर आप लोग किसी को निपटा विपटा देते हो, तो ये गलत बात है करके, ठीक है। ब्रिटिश व्यापारियों ने कपास पे कर समाप्त कर दिया गया, मतलब कॉटन पे टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिशर्स लोग। लो बेटा, छापो, बनाओ, जितना बनाना है बनाओ, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो मैंने अकाल आयोग लिखाया था आप लोगों को बहुत सारा, याद आ रहा है, फॉरमैन कमीशन, स्ट्रैची, मैकडोनाल्ड, ये सब आपने लिखा होगा इफ यू रिमेंबर, यदि याद आ रहा होगा तो। याद आ रहा है, ये सारे के सारे आयोग हमने आपको लिखाए थे। स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग, फॉरमैन कमीशन, ये हमने ऑलरेडी आपको लिखाया हुआ था, इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद आ रहा होगा तो। फिर देख लेते हैं सर, दिल्ली दरबार का आयोजन यहां पर किया गया था 1877 में, 1877 में, और मैंने 3 दिल्ली दरबार भी आपको पढ़ाए थे, इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद आ रहा होगा तो। 3 दिल्ली दरबार हमने पढ़ाया था, याद करिए, 3 दिल्ली दरबार। सबसे पहला जो दिल्ली दरबार था 1877, लॉर्ड लिट्टन के समय, चोट्टा के समय। सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय। याद आ रहा है, देयर आर 3 दिल्ली दरबार, तो 3 दिल्ली दरबार यहां पर हमने पढ़ा था। तो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, शर्म नहीं आ रही इनको, है ना, इन्हीं के लिए अरिजीत सिंह ने एक गाना बनाया था, ना फिकर ना शर्म ना लिहाज आया है करके, है, मतलब इतना यहां पर हो रहा है और भाई साहब को क्या करना है, दिल्ली दरबार का आयोजन करना है। तो ऐसे ऐसे लोग थे। अभी एक महान सीएम है हमारे भारत के, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइएगा, है ना, उसका कहना है कि ये जो रिलीफ फंड है ना, इसमें तुम लोग पैसा दो, तुम लोग वहां जाके ना एनजीओ वगैरह को या ऐसे सोशल वर्क मत करो, उन लोग पैसा लेता है और खा देता है, पैसा तुम हमको दो, हम करेगा, हम उसमें सहायता करेगा। साले सबसे बड़ा खबड़ा तो तू ही है, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी वहां का सीएम बन के बैठा है ना, और वो बोलता है, मतलब शर्म भी नहीं आता भाई इन लोगों को, बोलता है, मतलब किस मुंह से तुम्हारे ऊपर जनता विश्वास करेगी भाई, तुमको सीएम वहां पे चुना, इतना सारा फ्लड में लोग यहाँ पे मर गए, और उसमें भी जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको बोलते हैं कि उनको पैसा मत दो, उन लोग तुम्हारे पैसे का वेस्ट कर देंगे। भैया पैसे का वेस्ट वो लोग नहीं करेंगे, तुम करोगे, ठीक है। चले, तो आई गेस समझ गए होंगे। सो ये सारे के सारे आयोजन इस समय कराए गए थे। फिर हम चलते लॉर्ड रिपन, वन ऑफ द बेस्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अच्छा वायसराय इसको माना जाता है, याद रखना, भारत का सबसे अच्छा वायसराय। इवन कुछ लोगों ने इनका तारीफ भी किया था कि यह भारतीयों के दिलों का राजा है, कह दिया था भाई, याद रखना, किसका है, भारतीयों के दिलों का राजा इनको मान लिया गया था। तो सबसे प्रिय गवर्नर जनरल थे, मोस्ट लव द गवर्नर जनरल, मोस्ट लव द वाइसराय ऑफ इंडिया, इसलिए क्योंकि, अच्छा इन्होंने दोनों को पहले हटा दिया भाई, इसने आर्म्स एक्ट को और वर्नाक्युलर, ये दोनों को हटा दिया, याद रखना, किसको किसको, आर्म्स एक्ट को और वर्नाक्युलर, इन दोनों को इसने हटा दिया। दूसरा, इन्होंने लोकल गवर्नेंस, सेल्फ लोकल गवर्नेंस की शुरुआत करी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस अर्थात पंचायती राज की यहां पर इन्होंने क्या करी थी, शुरुआत करी थी। इसको फादर ऑफ पंचायती राज के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि पंचायती राज के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और यह भी मैंने लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, याद रखो, एजुकेशन रिफॉर्म में मैंने लिखाया था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। जी, इफ यू रिमेंबर, तो आपने देखा होगा कि 2 यूनिवर्सिटीज हमने लिखाए थे एजुकेशन रिफॉर्म में, तो 2 यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, 2 यूनिवर्सिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एल्बर्ट बिल और हंटर आयोग की नियुक्ति करी थी। देखो हंटर आयोग, दिस इज रिलेटेड टू द 1854 का जो वुड्स का डिस्पैच था उसी से संबंधित था। हंटर कमीशन जो शिक्षा से संबंधित था, और एल्बर्ट बिल विवाद वो विवाद था, इसको भी अगला श्वेत विद्रोह कहा गया है। नेक्स्ट श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है इसको मैं आपको बताता हूं, समझना ध्यान से, वाई इट इज कॉल्ड अ व्हाइट म्यूटिनी, इसको श्वेत विद्रोह क्यों कहा गया, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ यूं
कि पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, सीरियल वगैरह में, उस समय के जो जजेस होते थे, जजेस, तो जज लोग के ऐसे ऐसे बाल रहता था, ऐसा लंबा लंबा, ऐसे घुंघरालू घुंघरालू, ऐसे याद आ रहा है? अब पता नहीं मैगी मैगी टाइप का ऐसे करली का बड़ा बड़ा, पता नहीं आर्टिफिशियल था कि क्या था, शायद आई डोंट नो, बट ऐसा बड़ा बड़ा बाल रहता था, ऐसा ऐसा गोल 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 रहता था। वो जजेस का काम ये था कि सजा सुनाना था अभियुक्तों को। तो पहले ये होता ये था कि अगर कोई ब्रिटिश जज है तो किसी को भी सजा सुना सकता था, चाहे इंडियन हो चाहे वो कोई यूरोपियन व्यक्ति हो। फिर एल्बर्ट नाम का एक व्यक्ति है, वो कहता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है, जज कोई भी हो सकता है, इंडियन जज भी हो सकता है, और इंडियन जज भी किसी को भी सजा सुना सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो। गोरे लोग ने कहा अरे यहाँ तक तो ठीक है कि इंडियन जज है, इंडियन को सुनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूरोपियन को ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि कोई एक इंडियन व्यक्ति और हम यूरोपियन को सजा सुनाएगा? हम यूरोपियंस को पगला गए हो का बे, पागल हो गए बे तुम, ऐसा मतलब समझ रहे? जैसे आज भी कई लोगों की कास्ट मेंटालिटी रहती है। मान लेते कि कोई एक लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति है और वो ऊंचे पद पर पहुंच गया, और एक कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट का व्यक्ति है, वो निचले पद पर है, निचले पैदा, तो अबे हम इसकी सेवा करेंगे बे, हम करेंगे, हमने बताया है तुमको, समझ आ रहा है? ये आपको देखने, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, आज भी कास्टिज्म को लेकर जहर भरा हुआ है लोगों के मन में, आप मानो या ना मानो। आप उसका कुछ भी आप दोषारोपण लगा लो कि नहीं सर ये नेता लोग के कारण होता है, नेता लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, यार इसको छोड़ो भाई, नेता लोग क्या करते नहीं करते उसको छोड़ो। और मजे की बात यह है कि इनके सपोर्ट में जितने भी बड़े जर्नलिस्ट, जितने भी बड़े सोशल रिफॉर्मर आते हैं, वो खुद अपर कास्ट के लोग हैं। तो समझिए अगर वो अपर कास्ट लोग जब चीजों को समझ सकते हैं, तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं जिनको लगता है कि अपने कास्ट पे दम भरते, तो उनको समझना चाहिए इन चीजों को। मतलब उदाहरण उठा के देख लीजिए, आज भी मीडिया जगत के से बड़े बड़े अगर मैं नाम लूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है उसमें, ललन टॉप वाला, जिधर चले गए, सौरभ द्विवेदी की हम बात कर लेंगे, वो भी एक ब्राह्मण है। आप जया ललिता पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नाम है, वो भी ब्राह्मण है। ठीक है, एक अंजलि करके, वो भी एक ब्राह्मण है। राइट, अभिनव पांडे, ये भी एक ब्राह्मण है, और इन लोग जगा रहे हैं भाई। तो जब इन लोगों को पता है, मतलब क्या फिर इन लोग रियल ब्राह्मण नहीं है क्या? दे आर एक्चुअली रियल ब्राह्मण। इनको पता है कि एक्चुअली सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जब ये लोग बाकी चीजों को समझ रहे हैं, तो जो सो कॉल्ड जो लोग एक्चुअली, अच्छा ऐसा होता है इसलिए ना कि लोग पढ़ते लिखते कम है, वो बस सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार ना सिविल सर्वेंट अर्थात सिविल सर्विस की तैयारी एक बार जरूर करनी चाहिए। तैयारी नहीं तो कम से कम इन किताबों को ढंग से पढ़ लिया जाए, इस वे में पढ़ लिया जाए कि हमको क्या देखना है, क्या जीना है, जीने का तरीका, जीने का नजरिया आपको समझ आ जाएगा। और उससे भी बेहतरीन एक बार दर्शन पढ़ेंगे तो आपका तो पूरा मतलब पूरा कंसेप्ट यहां से यहां चला जाएगा। मतलब जितना आप चीज ये सोचते हो ना, सब आपको समझ आने लगेगा। ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग, अगर ट्रूली लिटरली आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, वैसे बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं, फिलोसफी की, दर्शन की भी शुरुआत होगी। खैर, तो आप याद रखना कि यहां पर एल्बर्ट बिल विवाद था, और ये किसके चक्कर में था? ये इंडियंस एंड यूरोपियंस, जिसको लेकर ये विवाद होता है, और ये भाई साहब इस्तीफा देके वापस चले जाते हैं। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। याद रखना कौन आता है? लॉर्ड डफरिन। तो ये जो लॉर्ड डफरिन है, ये क्या करता है? लॉर्ड डफरिन जो है, ये कांग्रेस की स्थापना होगी इसी के समय, और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। बस यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन आता है। लॉर्ड लैंसडाउन क्या कहता है? इसके समय होता है भारतीय परिषद अधिनियम, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहां पर बात करी जाएगी, और कारखाना अधिनियम 1891। वैसे पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में, याद रखना। पहला कारखाना अधिनियम इनके समय था 1881 में। कभी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो याद रखेगा 1881 फैक्ट्री एक्ट, पहला जो फैक्ट्री एक्ट था वो इन्हीं के समय था, कारखाना अधिनियम, जिसमें 7 ईयर अबव चिल्ड्रंस को ही काम करना था, 7 to 14 ऐसा शायद, या कुछ घंटे उनके लिए निर्धारित किए गए थे, उससे ज्यादा इन लोग काम नहीं कर सकते। ठीक, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज एंग्लो बर्मिस वॉर की हमने बात करी, 1885 में हुआ था, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हो जाती है। लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं, जिसके समय अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होगी, और सेकंड आपका फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम यहां पर आ जाता है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आ गया। लॉर्ड एल्गिन उस समय था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कहता है, ये 94 to 99 था, याद रखना, 1894 to 99। पुणे में जब फ्लैग फैला होता है 1897 में, तो चापेकर बंधुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। दे आर किल्ड, ही वॉज किल्ड एक्चुअली।
रैंड और सैंडर्स करके दो बंदे थे, तो इनकी हत्या कर दी जाती है चापेकर ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है ना, बाल दामोदर चापेकर्स। तो ये चापेकर बंधु ने इनकी हत्या करी, किनकी, रैंड एंड सैंडर्स की। और इन्हीं ने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। मतलब इनका एक स्टेटमेंट था कि वी हैव कॉन्कर्ड द इंडिया बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड एंड लेड एंड बाय द पावर ऑफ द स्वॉर्ड विल कीप इट सब्जेक्टेड, यानी कि हम इसकी रक्षा या हम इसको उसी के आधार पर ही अपने पास रखेंगे। तलवार ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, तलवार के दम पर हमने इसको जीता और तलवार के दम पर ही हम इसकी रक्षा करेंगे, ऐसा इसका स्टेटमेंट था। किसका था? लॉर्ड एल्गिन सेकंड का। इसके बाद आता है भाई द मैन, द मिथ, द माही, थाला फॉर द रीजन। कौन? लॉर्ड कर्जन। याद रखना कौन आता है? लॉर्ड कर्जन। बोले क्यों सर? लॉर्ड कर्जन वो व्यक्ति था जिसने डिफरेंट बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी, लेकिन बेचारे को बोल दिया गया आधुनिक भारत का औरंगजेब। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो बच्चे सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी वायसराय के बारे में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा गया है। इसलिए पूछा गया है बंगाल विभाजन से नहीं, इनके रिफॉर्म से संबंधित। तो डलहौजी और कर्जन जो सबसे ज्यादा गाली खाते हैं, यही सबसे बड़े रिफॉर्मर भी थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सुधार किए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई क्या क्या इनका सुधार था। तो सबसे पहले हम तो बात कर लेते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। याद रखना, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब ना दो चीजें आपको समझना है बेटा, रेले कमीशन यानी कि रेले आयोग, ये भी विश्वविद्यालय से संबंधित था, और विश्वविद्यालय अधिनियम ये भी विश्वविद्यालय से संबंधित था। तो सर अगर विश्वविद्यालय अधिनियम आए, यूनिवर्सिटी कमीशन आए, यूनिवर्सिटी कमीशन आए, और सर यूनिवर्सिटी एक्ट आ जाए, समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन आ जाए और यूनिवर्सिटी एक्ट आ जाए, तो किसको लेंगे, कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझना, अगर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, अगर विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, तो 1902 लेना है रेले आयोग, और यूनिवर्सिटी एक्ट अगर पूछा जाएगा तो 1904 लेना है। मेरी बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन बोथ। यूनिवर्सिटी कमीशन विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 सर रेले की अध्यक्षता में, और यूनिवर्सिटी एक्ट की हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं, तो ये आया था कब? 1904। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बंगाल विभाजन होता है, कर्जन किचनर विवाद होता है। हु वाज द किचनर? किचनर यानी कि किचकिच, याद रखना। किचनर ने क्या कर दिया? किचकिच कर दिया, किचकिच किचकिच बोला भैया, किचकिचा गया मैं करके। तो कर्जन किचनर विवाद, कर्जन किचनर डिस्प्यूट होता है। इसमें क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? किचनर वाज द भारत सचिव था, ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, जैसे बाकी सचिव रहते हैं ना, लॉर्ड मॉर्ले में हम पढ़ेंगे, मॉर्ले मिंटो में मॉर्ले आता है, मॉन्टेग्यू हम पढ़ते हैं, तो वैसे किचनर के साथ इनका विवाद हो जाता है, तो ये काफी फेमस था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, याद रखना, और साथ ही साथ भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण। आज हम इतने बड़े जो मॉन्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, जो हम इन चीजों को जी पा रहे हैं, जो इतिहास को हम समझ पा रहे हैं, उसके पीछे कंट्रीब्यूशन है भैया लॉर्ड कर्जन का, वरना अपने लोग तो उसको ईंटा चुराने में लगे थे। समझ आ रहे हैं? इंडियंस के साथ ऐसे ही होता है भाई। इंडियंस को बता दो बेटा वहां पर कुछ है, तो जाके ना कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे, झूमर रहेगा उसको उठा के ले आएंगे, ईंटा पत्थर रहेगा उसको अपने घर में लगा लेंगे। ऐसे तो करते हैं इंडियंस लोग, चोट्टे होते हैं भाई, बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा। बुरा लगे तो लगे, लेकिन है सो है। बट कर्जन ने क्या किया? कर्जन ने संरक्षण की बात करी। कर्जन ने कहा कि भाई समझना होगा, हमारी इतनी प्राचीन विरासत है, तुम लोग की इतनी प्राचीन विरासत है। कर्जन को क्या लेने देना था भाई? वो तो एक ऑफिसर था, आया था 5 साल के लिए, आया और चला गया बेचारा, क्या लेने देना था उसको, क्या ही मिल जाता। बट उसने किया, और हम तब इसलिए आज हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्जन के प्रयासों से। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पहली बार जातिगत आधारित जनगणना की बात करेगा, ताकि हम क्या कर सके, देख सके इंडिया में कितना प्रोग्रेस है, किसका कितना विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कौन किस फील्ड पर है, नहीं है। तो कास्ट बेसिस सेंसस की बात इन्होंने करी थी, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बट गोखले ने इसने क्या बोल दिया? आधुनिक भारत का औरंगजेब कह दिया। अरे ठीक है यार, बंगाल विभाजन कराया, मानता हूं कि गलत था, बट सिर्फ एक घटना के कारण आप इसकी बाकी अन्य चीजों को भूल गए, है कि नहीं? और भी बहुत सारी चीजें थी, इन्होंने भी विधि आयोग, लॉ कमीशन, डाक विभाग एंड और बहुत सारी दुनिया जहान की चीज। इन्होंने एक सीक्रेट एक्ट भी, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, सीक्रेट एक्ट, सीक्रेट एक्ट, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
सीक्रेट एक्ट किसके समय पास किया गया था? इन्हीं के समय पास किया गया था। किसके समय? कर्जन के समय। सीक्रेट एक्ट, ठीक है, सीक्रेट मत दिलाना, सीक्रेट, सीक्रेट यानी कि जासूसी से संबंधित, सीक्रेट यानी कि जासूसी से संबंधित, ठीक। अरे वही तो बोल रहा हूं, अभी हम लोग गए थे सिरपुर, वहां पर देखा रेत माफिया लोग, इनको पता है कि बारिश में पानी ज्यादा हो जाता है, ट्रक ट्रैक्टर वगैरह वहां पर जा नहीं पाता लेवल तक, तो इस साले लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं पे जहां जहां खाली जगह ना वहां पर ला ला के पहले से पूरे रेत को डम करके रख रहे हैं, ताकि बारिश में कभी आवश्यकता पड़े किसी को रेत वेत का तो उनको दे सके करके। मजाक नहीं करो, जाके देखना। और मुझे आज तक समझ नहीं आया, रेत माफिया एंड ऑल ये सब जो रहते हैं भाई, मतलब ये बड़ा खतरनाक लोग रहते हैं यार, मतलब नेता वेता लोग को तक तो मरवा देते हैं लोग, खतरनाक इनके पास। और नहीं समझ आता भाई, इन लोग खुद नेता नहीं रहते, इन लोग नेता मंत्री नहीं रहते, बट इनका जो ये जो माफिया लोग रहते हैं ना, बड़े डेंजरस लोग रहते हैं भैया, मतलब क्या ही बोलोगे, चार हाथ दूर रहना इनसे, या तो निपटाओ तो इन्हीं को निपटा देना, ऐसा करना, ठीक है। चले फिर देखते हैं लॉर्ड मिंटो 1905 टू 1901 सेकंड, ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है ना, ये टू यहां पर लग गया, ये टू को आप यहां पर लगाइएगा, लॉर्ड मिंटो सेकंड है। 1905 से 1910, 1905 से 1910। तो ये जो मिंटो जो भैया हैं, इन्हीं के समय भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मॉर्लेमेंट्री रिफॉर्म बोला गया, वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य, मतलब इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई भी इंडियन नहीं था, अब पहली बार कोई इंडियन आता है। एंड द फर्स्ट इंडियन वाज कौन था भाई? ये एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एसपी सिन्हा पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर यानी कि सदस्य यहां पर बनेगा, ठीक है। फिर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की हम यहां पर बात करते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 10 से 16, इन्हीं के समय बहुत सारी घटनाक्रम होंगे। पहला वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाता है, बंगाल विभाजन भी इसने आके रद्द करा दिया। दिल्ली जो है राजधानी परिवर्तन कर कलकत्ता से दिल्ली, याद रखना, कहां से कहां? कैपिटल शिफ्टिंग फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो कैलकाटा टू दिल्ली इसने राजधानी शिफ्ट करा दी, मतलब स्थानांतरित इन्होंने करवा दिया था। साथ ही साथ हिंदू महासभा की 1916 की सब घटनाएं, ये सब घटना इसी के समय हुआ था। 1914 की घटना सब इसी के समय, 1913 की घटना सब इसी के समय, जितने भी घटनाक्रम हो रहे सब इसी के समय हो रहे थे। बंगाल विभाजन रद्द करना, याद करना, दिल्ली दरबार का आयोजन भी इन्हीं के समय हो रहा है। कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार 1911। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ठीक है, कैंसिल किया गया। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा 1911 में है। और एक्चुअल शिफ्टिंग जो है वो कब करी गई है? एक्चुअल शिफ्टिंग 1912 में करी गई है, 1912 1912 में, 1912 1912 में, ठीक है। समझ आ गया बच्चा सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। चेम्सफोर्ड, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो रिफॉर्म हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी नहीं के समय होगा। डीके कर्वे, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मैंने बताया था महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर में से एक थे, महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में से एक डीके कर्वे। इस डीके कर्वे ने ही 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। 1916 में डीके कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। इन्हीं के समय सैडलर कमीशन आएगा, याद रखिएगा, 1917 सैडलर कमीशन। एंड दिस सैडलर कमीशन इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था, जिसमें दो भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। याद करो, इसको मैंने लिखाया था, सैडलर कमीशन आपने लिखा होगा, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 वाली जितने भी घटनाक्रम है। अब बताओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय, चंपारण आंदोलन इसी के समय, खेड़ा सत्याग्रह इसी के समय, खिलाफत आंदोलन इसी के समय, रॉलेट एक्ट इसी के समय, असहयोग आंदोलन इसी के समय, है ना, तिलक की मृत्यु इसी के समय। देखो पूरा 1916 से 20 में जो भी घटनाक्रम हुआ है भाई, जो भी घटनाक्रम, वट एवर द इवेंट, दैट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इवन प्रांतों में द्वैध शासन, ये आपने पहले ही पढ़ा है, मतलब पढ़ेंगे अपन इसको, कि प्रांतों में डायरकी कब आया? 1919 के एक्ट में, 1919 के अधिनियम में। जबकि केंद्र में द्वैध शासन कब आएगा? 1935 के अधिनियम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसके समय पारित किया गया है, पारित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं लॉर्ड रीडिंग।
21 से 26 के बीच द ओनली जेविस गवर्नर जनरल या वाइसराय ऑफ इंडिया, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। बाकी लोग कौन थे भाई? अंग्रेज थे, ब्रिटेन के हुआ करते थे, ब्रिटेन का भी था, बट यहूदी था ये। बाकी लोग क्रिश्चियन थे, ये कौन था? यहूदी था, है ना। इन्हीं के समय एक कमेटी गठित करी गई थी, उस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। क्या नाम था? द नेम ऑफ दिस कमेटी वाज द एकवर्थ कमेटी। और इन्हीं की अनुशंसा पर रेल बजट को क्या कर दिया गया था? आम बजट से अलग किया गया। अब आप समझना, कहानी आप ऐसे समझिएगा कि रेल बजट, ध्यान से समझना, रेल बजट और आम बजट दोनों को, यूनियन बजट और रेल बजट अलग किया गया। उसके बाद में फिर मर्जर कर दिया जाता है, भारत जब आजाद होता है तो उसके बाद फिर अलग कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर मर्जर कर दिया जाता है। मतलब ये घटना ऐसी चल रही है, पहले अलग हुआ, फिर एक हुआ, फिर अलग हुआ, फिर एक हुआ। देखा है ना? पहले याद करिए कि पहले रेल बजट अलग आता था, फिर आम बजट अलग आता था, और अभी सब फिर मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोनों बजट को क्या कर दिया गया है? उस समय अलग किया गया था। किस कमेटी की अनुशंसा पर? एकवर्थ कमेटी की अनुशंसा पर। और इसी के समय ली आयोग भी स्टैब्लिश किया गया था। कौन सा कमीशन? ली कमीशन। तो ली कमीशन का उद्देश्य भी था, है ना, इसी से संबंधित। तो ली कमीशन के स्टैब्लिश किया गया था कब? 1922 के आसपास, 22 से 26 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सर। अच्छा, आगे इसी में पूछा गया और क्या घटना हुआ था? चौरी चौरा किसके समय हुआ था? तो रीडिंग के समय। चौरी चौरा रीडिंग के समय। कांग्रेस का जो आंतरिक विभाजन हुआ था, स्वराज समिति, स्वराज पार्टी, वो भी इसी के समय। तो ये सब इन्हीं के समय हो रहा था। लॉर्ड इरविन की बात करते, 26 से 31, गांधी इरविन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैक्ट। तो देखो 26 से 31 की बात हो रही है, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन, ये भी इसी के समय होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी इसी के समय होगा। शारदा अधिनियम, याद करिए, शादी से संबंधित था। 18 और 14 वर्ष जो कि तय कर दिया गया था, लड़कों के लिए 18 एंड लड़कियों के लिए 14 वर्ष उम्र तय करी गई थी शादी के लिए, ये भी इसी में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट समझौता इसी के समय हुआ था। असेंबली जो बम फेंका गया था, बम कांड जो भी, वो भी किसके समय हुआ था? इन्हीं के समय हुआ था। 1929 याद करिए। ठीक है, तो ये सारे घटनाक्रम इन्हीं के समय हुए थे। साइमन कमीशन, इन्हीं के समय इंडिया आया था। इसके बाद आता है बेटा, अगले बंदे का नाम है विलिंगडन। अगले बंदे का नाम क्या है? विलिंगडन। तो सहजानंद सरस्वती ने क्या करा था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा गया है। ऑल इंडिया, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब और किन परिस्थितियों में? तो याद रखना 1936 में। सहजानंद सरस्वती। और इसी दौरान ही याद करिए, आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, साथ ही साथ दो और व्यक्ति के नाम बताओ जिन्होंने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। याद आ रहा है? बलवंत राय मेहता, ठीक है, और एक और बंदे का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण हो गया, आचार्य नरेंद्र हो गया, और अरे समाजवादी पार्टी जी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो अशोक मेहता, सॉरी नॉट बलवंत राय, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने मिलकर क्या किया था? स्वराज पार्टी की, सॉरी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी। भारत बांग्लादेश से, सॉरी बर्मा से अलग किया गया, और बर्मा को एक अलग देश बनाया गया। अलग 1935 में घोषणा करी गई थी, डिक्लेरेशन इन 1935, बट एक्चुअली कब बना था ये? 1937। ये दोनों चीज याद रखना। डिक्लेयर कब करा जा रहा है? 1935। बना कब? 1937। भारत शासन अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां पर आता है। भारतीय नौसेना एकेडमी, सॉरी भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए की स्थापना करी जा रही है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए की स्थापना कब? 1932 में। और इसी के दौरान सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पहला गोल में देखो, ये तुमको पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताएगी, याद रखना। 1931 वाली 30 हुआ, फिर 1931 हुआ, फिर 1932 हुआ। ये पूरा आपको यहां पर बताया गया है, याद रखना। 1930 में सबसे पहले गांधी जी की 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांगों को ठुकराने के बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। उसके बाद होता है सेम ईयर में पहला गोलमेज सम्मेलन। फिर होता है यहाँ पर गांधी इरविन समझौता। फिर होता है सर यहाँ पर 5 मार्च को, मतलब समझौता हो गया 23 मार्च को, भगत सिंह एंड सुखदेव राजगुरु को फांसी। फिर होता है कराची का अधिवेशन, गांधी जी को काले झंडे। फिर होता है आपका 1931 के अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर वहां से गांधी जी आते हैं, करते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर यहाँ से हो जाता है आपका तृतीय गोल सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट के बाद होता है आपका गांधी और सॉरी पहले हो जाएगा आपका
पूना पैक्ट, है ना, और गांधी जी आमरण अनशन शुरू करते हैं, उसके बाद पूना पैक्ट आ जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका हरिजन सर्वेक्षण संघ की शुरुआत होती है, और उसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के अंत में होता है, और उसके बाद फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाई हुई है, तो उसको पूरा मुंहजुबानी आपको याद रखना होगा। देन हम चलते हैं सर लॉर्ड लिनलिथ गो की हम बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथ गो लंबे समय तक रहने वाले भारत के एक वाइसराय हुआ करते थे, 36 से 44, लगभग 8 वर्षों का कार्यकाल है। क्रिप्स मिशन इनके समय आया था, अगस्त प्रस्ताव इनके समय आया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय हुआ था। तो सबसे पहले क्या आता है, अगस्त ऑफर आता है, इन्हीं के समय प्रांतीय चुनाव भी होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि प्रांतीय चुनाव किनके समय हो रहा है, तो 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन किनके समय हो रहा है, इन्हीं के समय हो रहा है। 1939 में हरिपुरा कांग्रेस एंड त्रिपुरी संकट कब आ रहा है, तो इन्हीं के समय आ रहा है। अगस्त प्रस्ताव 1940 कब आ रहा है, इन्हीं के समय आ रहा है। ठीक है, कृष्ण मिशन कब आ रहा है, इन्हीं के समय आ रहा है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा है, इन्हीं के समय हो रहा है। तो सारी की सारी घटनाक्रम इन्हीं के समय होती हैं। फिर आते हैं लॉर्ड वेवेल, आते हैं 44 से 47 तक, 44 टू 47। CR फॉर्मूला याद रखिए, राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला सुझाया था किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और ये फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन ये दोनों भी इन्हीं के समय होता है, 45 में, याद रखिएगा। शाही नौसेना विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो भी आप इसी में लिखिएगा, शाही नौसेना विद्रोह ये भी इन्हीं के समय हुआ था। लाल किला मुकदमा ये भी इन्हीं के समय हुआ था, लाल किला, रेड फोर्ट ट्रायल, ये सब किसके समय हो रहा है, लॉर्ड वेवेल के समय। सब घटनाक्रम देखो, आपको पहले आपने ईयर लिखा हुआ है, तो सारे घटनाक्रम को आपको यहां पर एड ऑन करना है। ऑल द इंसिडेंट शुड बी एड ऑन, सारे घटनाक्रम को यहां पर एड ऑन यहां पे करने होंगे। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, 1947 से 48, 1947 टू 48, ये ज्यादा समय तो रहेंगे नहीं, वैसे 48 में निकल लेंगे। तो इन्होंने थर्ड जून प्लान इन्होंने लेकर आया था, याद करिए थर्ड जून प्लान क्या था, भारत की आजादी से संबंधित था, और तब हम आपको बताए थे। अब आप समझना, ये भारत का अंतिम वायसराय है और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहां पर 3 चीज में बच्चे कंफ्यूजन होंगे भाई, मैं फिर से बता देता हूं आपको, आ जाओ आ जाओ जरा फिर से बता दूं तुमको, शुरू से शुरू कर लेते हैं। कितने 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कितने इतने, चलो अब देख लो भाई, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से सर ने क्या कहा, 1765 में क्या बना था, बंगाल का गवर्नर। 73 में क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर हट गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कौन बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। 33 में क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल हट गया, बन गया भारत का गवर्नर जनरल, कौन, विलियम बेंटिक। भारत का वायसराय 1858। अब समझना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोनों में अंतर है। अगर सिर्फ पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो हो जाएगा भैया कैनिंग हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि अभी तक वायसराय था ना, तो अंतिम वायसराय, लास्ट वायसराय, अंतिम वायसराय, लास्ट वायसराय कौन है भैया जी, कौन है जी, कौन है जी, कौन है जी, कौन है जी, माउंटबेटन है। कौन है, माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा आपका, माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन 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 स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अब वर्ड एड हो गया भारतीय, इंडियन, तब आपको बताने सी राजगोपालाचारी। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ आ रहा है क्या, क्या क्या वर्ड मैंने यूज किया। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम बोल रहा है, स्वतंत्र पहला वर्ड यूज कर लिया आपने, प्रथम और अंतिम वर्ड भी यूज कर लिया, और भारतीय वर्ड भी आपने यूज किया, ये इंडियन है, इंडियन गवर्नर जनरल कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जबकि सिर्फ भारत के, अगर आपसे पूछा जाए अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तब आपको क्या बताना है, स्वतंत्र भारत का तो माउंटबेटन, दैट्स इट। समझ आ गया बच्चा लोग सभी को, इज दैट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल एंड द वायसरायस ऑफ इंडिया, एंड टुडे वी विल क्लोजिंग दिस सेशन। हम अब यहाँ पे फिनिश करते हैं इसको। अगला जो 2-4 पार्ट बच गया है, क्या क्या बच्चा, एक बार कमेंट कर देना यार, कमेंट करो एक बार।
कमेंट करो, कमेंट फटाफट। एक बचा सिख गुरु बचा हुआ है, शिवाजी पेशवा ये सब बचा हुआ है, मराठे बचे हुए हैं, उत्तर मुगल बचा हुआ है, और क्या पत्र पत्रिका। ठीक है, कर लेंगे उसको भी। चलिए ठीक है आई गेस, और हाँ एक्ट एक्ट बचा हुआ है, इतना ही बचा है। ठीक है चलिए, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।